तो नमस्कारम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब हेलो मेरे प्रिय छात्रों मित्रों साथियों एवं समस्त सम्मानित देशवासियों। बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एज फिजिक्स पर। वेलकम टू एज फिजिक्स। उम्मीद है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे और अपने स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रख रहे होंगे क्योंकि सर्दियां बहुत अधिक हैं। तो बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखिए, बाद में सारे काम कीजिए। चलिए तो बिना विलंब और करते हैं प्रारंभ। इसके पहले हमने 3 लेक्चर किए हैं इस श्रृंखला में यूपी बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से। ये जो लेक्चर दिए जा रहे हैं इनमें हमने चैप्टर 11 को 3 पार्ट में कवर किया था। ठीक है, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोज देख सकते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटम। ठीक है, तो एटम्स क्या होते हैं? बिल्कुल आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी होगी इसके पहले की क्लासेस में। एटम क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वह स्मॉलेस्ट पार्ट जो उसके सारे प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है। ठीक है, तो एटम क्या हो गया? द स्मॉलेस्ट इंटायरिटी ऑफ एन एलिमेंट विच कंटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब किसी तत्व के सारे गुण जिस छोटे से छोटे भाग में, उस तत्व के छोटे से छोटे भाग में विद्यमान होते हैं उसे हम एटम कह सकते हैं। एक और डेफिनेशन आती है कि एटम वह छोटे से छोटा भाग होता है किसी तत्व का जो फ्री स्टेट में यानी मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वह छोटे से छोटा भाग किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का स्मॉल पार्ट जो फ्री स्टेट में रह सकता है। ठीक है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। तो एटम की स्टडी के लिए जो है क्या किया जाता है, मतलब कैसे हम इसकी स्टडी करते हैं या किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं, तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि उसको एज ए मॉडल या प्रतिरूप के रूप में हम उसको, प्रतिदर्श के रूप में उसको हम समझें। ठीक है, उसका एक जो है मॉडल बनाते हैं, उसका एक छोटा रूप बनाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार और उसमें हम उसके समस्त तत्वों की स्टडी करते हैं, सारे प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एटॉमिक मॉडल। टू एटॉमिक मॉडल क्या होता है? टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिफरेंट मॉडल वेयर प्रपोज्ड। एटॉमिक मॉडल मतलब एटम की स्ट्रक्चर को सही से स्टडी करने के लिए जो संरचना होती है उसे हम एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अब एटॉमिक मॉडल जो है वो बहुत टाइप के हैं। जब से हमने एटम के बारे में जाना, लगभग 125 साल से ज़्यादा समय हो गया है, तब से बहुत सारे मॉडल प्रपोज किए गए हैं और सुविधा की दृष्टि से जिनमें से आपको केवल कुछ ही पढ़ने हैं, इस क्लास में केवल 2 पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार पहले हम देख लेते हैं कुछ जो मुख्य मॉडल हैं, कुछ जो प्रमुख मॉडल हैं उनको देखते हैं। तो इसमें पहला मॉडल आता है वो है थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के आधार पे जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसको हम जे थॉमसन मॉडल या थॉमसन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार एटम में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है उसका नेगेटिव पार्ट जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और एक होता है उसका पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, तो उस समय उसको कोई नाम नहीं दिया गया था। तो एक नेगेटिव पार्ट, एक पॉजिटिव पार्ट। और ये कहा इन्होंने, थॉमसन मॉडल ने कि, या थॉमसन ने, कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है
उसमें नेगेटिव पार्ट वैसे ही समाहित रहता है, वैसे ही कंटेंट रहता है जैसे कि वाटरमेलन में तरबूज या वाटरमेलन में उसके सीड्स, ठीक है। तरबूज में उसके बीज जैसे घुसे रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हो गया, नेगेटिव पार्ट हो गया, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो उसका पूरा जो है बल्क हो गया, ठीक है। पूरा मटेरियल वो वाटरमेलन का वो पॉजिटिव पार्ट हो गया, और नेगेटिव पार्ट उसमें कैसे घुसे रहते हैं, जैसे उसमें बीज, या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, या इसको केक मॉडल भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके, ठीक है। जैसे केक होता है ना, तो केक में आप देखो तो बीच बीच में रेजिन होते हैं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं केक में, तो उसी तरह से जो है पॉजिटिव पार्ट में नेगेटिव पार्ट जो है इस तरह से एज ए सीड, वाटरमेलन के सीड की तरह घुसा होता है। क्लियर है? तो ये मॉडल बहुत कुछ नहीं बता पाया, बस इस मॉडल का श्रेय इतना है कि इससे जो है इलेक्ट्रॉन की खोज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले स्पेशल उसके बारे में बताया जाता है, और ये फेल्ड हो गया। क्लियर? तो आते हैं नेक्स्ट मॉडल पे। ये जो नेक्स्ट मॉडल है इसे कहते हैं रदरफोर्ड मॉडल, और रदरफोर्ड मॉडल की सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो है कि इस मॉडल ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। साथ ही साथ इसने थोड़ा ठीक ठाक व्यवस्था दी, ठीक ठाक बातें बताई जो कि थॉमसन मॉडल से बहुत बेहतर थी, ठीक है, एटम के बारे में। लेकिन फिर भी इसमें भी बहुत सारी जो है मेजर फॉल्ट थी, जिसके कारण ये मॉडल भी ऑलमोस्ट फेल हो गया। लेकिन हाँ, इसमें ये बताया, न्यूक्लियस के बारे में बताया। क्लियर है? तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल बताया उसको फॉलो करते हुए नील्स बोहर साहब ने भी अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। तो ज़्यादातर चीज़ें इसमें रदरफोर्ड मॉडल की थी, लेकिन नील्स बोहर मॉडल ने आइंस्टीन की जो थ्योरी थी, प्लैंक और आइंस्टीन की थ्योरी, उसको भी इसमें मिक्सअप कर दिया। तो आइंस्टीन की एक होती है क्वांटाइजेशन कंडीशन, उसको भी इन्होंने लागू कर दिया कि मतलब जो फोटॉन है वो क्वांटा के रूप में जो है वो इमिट होता है और एब्जॉर्ब होता है। ये मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल रहा, खासकर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ये मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हाँ, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक हाइड्रोजन एटम के लिए ये परफेक्ट था, ठीक है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के अलावा जो उसमें ऑर्बिट्स थी, ये सर्कुलर ऑर्बिट की बात करता था बोहर्स मॉडल, ठीक है। अब इसमें और सुधार किए गए, तो सोमरफील्ड महोदय ने एक और मॉडल प्रस्तुत किया जो बोहर्स मॉडल के जैसा ही था, लेकिन उसमें जो है बोहर्स ने ये कहा था कि सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, लेकिन सोमरफील्ड ने कहा कि जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सर्कुलर ऑर्बिट में ही रोटेट करें, ठीक है, रिवॉल्व करें एक्चुअली, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। वो उनकी ऑर्बिट इलिप्टिकल भी हो सकती है, ये सोमरफील्ड ने बताया। अब इनमें भी कुछ कमियां थी, तो इन सबको मिला के जो सबसे प्रचलित मॉडल है उसे कहते हैं वेक्टर एटम मॉडल। सबसे प्रचलित मॉडल, सबसे बेस्ट मॉडल वेक्टर एटम मॉडल को कहा जाता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है रदरफोर्ड मॉडल, और रदरफोर्ड मॉडल आया कहाँ से, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, रदरफोर्ड स्कैटरिंग। थॉमसन मॉडल बहुत पुराना हो चुका है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें अब स्टडी नहीं की जाती हैं, बस इतना जान लेना है कि इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इस मॉडल के द्वारा हुई थी, इसे जे थॉमसन ने दिया था, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं बताता है ये मॉडल, बट रदरफोर्ड मॉडल जो है वो एक स्टैंडर्ड मॉडल था, ठीक ठाक मॉडल था। काफ़ी सारे इसने एटम की संरचना के बारे में बताया, और इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसे हम कहते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। तो आगे हम जो है रदरफोर्ड और बोहर्स मॉडल की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, इसके बारे में कुछ एक दो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, ये पेपर में पूछा भी जाता है और इसमें कोई थ्योरी ही थ्योरी है। ठीक है, कोई बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं है तो इसका डेरिवेशन बहुत ही लॉन्ग होता है, लेकिन आपके सिलेबस में उसे करना नहीं है। ठीक है, इसे हायर एजुकेशन में आप जाएंगे तो ये आपको कराया जाएगा। यहाँ पे बस आपको उसकी थ्योरी को समझना है, उसके डायग्राम को देखना है और कुछ बेसिक आउटपुट्स जो थे इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला उस पर ध्यान देना है। चलिए बात करते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया गया 1906 में, किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। अब इसमें किसी बुक में अगर एक 1905 हो 1903 हो तो डेट मतलब जो ईयर होते हैं उसको लेकर इतना स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसको करने में कोई थोड़ा समय नहीं लगता, इसमें 10 साल 15 साल तक का समय लग जाता है। तो एक आध 2 साल इधर उधर कोई हो जाता है तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब ये इसको परफॉर्म किसने किया? याद रखिएगा, गीगर एंड मार्स्टन, ये इनके जो है स्कॉलर थे जो है। तो इन्होंने इसकी मॉडल को जो है डिजाइन किया और परफॉर्म किया। रदरफोर्ड ने बताया कि ऐसा करना चाहिए। उन्होंने एक मॉडल बता दिया कि हाँ देखो, एक ऐसे चैम्बर होगा, उसमें से एक ऐसे थिन गोल्ड फॉइल होगी और एक डिटेक्टर होगा, ये सब मिला के ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन किया किसने? सारा अरेंजमेंट किया गीगर और मार्स्टिन ने, और ये 1909 में। अब किसी में 1909, किसी में 1910, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। तो इसको 1-2 साल में नहीं हुए, कई साल लगे होंगे इसको करने में। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं बस 1909 में ही हुआ था पर एक डेट हम दे सकते हैं सॉरी। चलिए, तो इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या क्या? रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में कीगर और मार्स्टिन ने किया क्या, वो चीज हम समझते हैं। In this experiment, a beam of 5.5 MeV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अप्रॉक्सीमेटली 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल जो है वो इमिट किए गए। अलग अलग सोर्स से अलग अलग तरह के अल्फा पार्टिकल की एनर्जी इमिट की जाती है, मतलब अलग अलग एनर्जी के अल्फा पार्टिकल इमिट किए जाते हैं। तो इसमें बिस्मथ का यूज किया गया जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। बिस्मथ 214 आइसोटोप यूज किया गया, जिससे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल की एनर्जी जो है वो लगभग 5.5 MeV के आसपास थी। और इस अल्फा पार्टिकल को क्या किया गया? इज इंसिडेंट ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। तो थिन गोल्ड फॉइल ये पूछा जाता है, अच्छा गोल्ड फॉइल ही क्यों? ऐसा नहीं, और सारे चीज़ें भी ले सकते हैं, लेकिन उस समय थिन गोल्ड फॉइल लेने का मतलब ये था कि गोल्ड यानी सोने को पतले से पतला इसकी एक झिल्ली बनाई जा सकती है, इसकी एक शीट बनाई जा सकती है। ठीक है, पतले से पतला यानी थिन, और इतना पतला कि जिससे जो उसकी लेयर्स हों उस लेयर में सिंगल एटम ही बचे, ये प्रयास किया गया था, इसलिए गोल्ड फॉइल को लिया गया। इसकी एक दो और प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मेन कारण ये है, इसको हम पतले से पतला बना सकते हैं थिन के रूप में। और ठीक है, और लगभग ये कितना था? 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये बहुत कम थी, यानी 0.21 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर के लगभग ये जो है पतली झिल्ली बनाई गई। ये सोने में ही उस समय पॉसिबल थी, तो इसलिए गोल्ड फॉइल का यूज किया गया। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से और भी सारे इफेक्ट होंगे वो, कि जैसे मान लो अल्फा पार्टिकल आए और ऐसा ना हो पिघल जाए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखा गया, इस तरह से गोल्ड को सेलेक्ट किया गया। अब क्या किया गया कि एक झिल्ली ले ली गई। ठीक है, और ये हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ये रहा एक्सपेरिमेंट पूरा। तो यहाँ पे क्या किया गया कि ये रहा आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये आपका जो है बिस्मथ हो गया, ये
बिस्मथ हो गया। इससे 5 पॉइंट, इसको एक ग्लास चैम्बर में रखा गया है, क्योंकि शीशे के मोटे चैम्बर में रखने से, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से गामा रेज भी निकलती हैं, अल्फा निकलेंगी, बीटा निकलेंगी, ये पार्टिकल्स होते हैं, इसके अलावा गामा निकलती ही रहेगी। तो गामा रेडिएशन से बचने के लिए यहाँ पे ग्लास की मोटी शीट लगाई गई, जिससे गामा रेडिएशन फैल ना सके। फिर यहाँ से अल्फा पार्टिकल इस विंडो से निकाले गए, और ये अल्फा पार्टिकल फिर से लेड प्लेट लगाएगी। लेड प्लेट का काम ये था कि इन अल्फा पार्टिकल को एक बीम में, एक सीधी पतली सी बीम में पिरो दे। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल एक बीम में होते हुए यहाँ ये गोल्ड फॉइल है, एक थिन गोल्ड फॉइल है, इस पे जो है इंसिडेंट होते हैं। और इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है? इंसिडेंट होने के बाद होता ये है कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट सीधे निकल जाते हैं, ढेर सारे, ठीक है, कुछ सीधे निकल जाते हैं ऐसे ही, लेकिन कुछ होते हैं वो साइड से ऐसे निकल जाते हैं, इधर 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 इधर इधर, इस तरह से निकल जाते हैं। और कुछ एक बहुत मामूली, लगभग 10,000 में एक आध पार्टिकल ऐसा भी था जो वापस वैसे आ जाता था। ठीक है, वापस आ जाता था, बिल्कुल। तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे एक पर्दा लगाया गया, एक पर्दा लगाया गया उसमें, और उसको जिंक सल्फाइड से कोटेड किया गया, मतलब ये जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया गया। अब यहाँ पे जब ये अल्फा पार्टिकल इस जिंक सल्फाइड पे इंसिडेंट होते थे, गिरते थे, तो यहाँ पे ये चमक उत्पन्न करते थे, जिसे हम सिंटिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंटिलेशन, चमक उत्पन्न करते थे। और ये चमक, इस चमक को हम काउंट करते थे, यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगा देते थे। इस माइक्रोस्कोप, क्योंकि बहुत मामूली सी चमक होती थी, तो उसको माइक्रोस्कोप से यहाँ पे हम देखते थे, काउंट करते थे। तो ये एक्सपेरिमेंट बार बार किए जाते थे, इन चमक को कितने काउंट हो रहे हैं वो बार बार देखा जाता था, कि यहाँ इस एरिया में कितनी चमक हुई, यहाँ इसमें कितनी चमक हुई, इधर कितनी आ रही है, इधर कितने चमक हो रही है, इधर। ये पूरी स्क्रीन ऐसे इसको घेरे हुई थी, ठीक है, हर जगह एक स्फेयर के पॉट में। तो ये जो है लगाया गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट ये समझ में आया होगा, ठीक है। ए बीम ऑफ ये, और यहाँ पे ऑब्जर्व थ्रू डिटेक्टर द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स वेयर द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वेयर ऑब्जर्व थ्रू detector consisting of zinc sulfide screen and microscope. The scattered alpha particles on the screen produce brief light flashes और scintillation, चमक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम scintillation कहते हैं। एंड एक्सपेरिमेंट सेटअप इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम। ये जो है पूरा सेटअप जो था वो वैक्यूम में प्लेस किया गया, ताकि कोई भी अल्फा पार्टिकल किसी एयर पार्टिकल से कोलाइड ना कर पाए, ठीक है, नहीं तो वो एयर पार्टिकल से कोलाइड करके अपनी एनर्जी को खो देंगे। तो ये वैक्यूम में किया गया। अब ये उसके एटॉमिक लेवल पे ये डायग्राम हम समझ लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में जो है वो एटम के साथ में क्या रिएक्शन कर रहा था। यहाँ से देखिए, ये मान लीजिए कि ऐसे पूरी की पूरी बीम एक जो है जा रही है। अल्फा पार्टिकल काफ़ी भारी होते हैं, ये पूरी की पूरे अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। अब मान लो कि यहाँ पे ये पूरा एक एटम है, एक पूरा एटम है। तो ये पाया गया कि इस एटम के एकदम सीध में अगर कोई पार्टिकल गलती से चला जाता है तो वापस वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, वापस वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। दूसरा, अगर कोई बहुत दूर से जा रहा है, यहाँ से, तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सीधे सीधे चले जाते हैं। लेकिन अगर जैसे जैसे पास आ जाते हैं वैसे वैसे ये सीधे की बजाय थोड़ा थोड़ा दूर जाते हैं, लेकिन किसी एंगल पे मुड़ जाते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मुड़ जाते हैं। फिर थोड़ा और पास आया तो इधर मुड़ गया, थोड़ा और पास आया तो इधर को मुड़ गया, थोड़ा और पास आया तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे भी मुड़ गए। यही चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। ये अलग अलग, ये न्यूक्लियस। तो बाद में रदरफोर्ड के जो कलीग्स थे, उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट कई बार किए, उन्हें हर बार इस तरह के रिजल्ट मिले। तो क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने? यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं, आगे हम याद करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे थीटा क्या है? स्कैटरिंग एंगल है, और बी क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर होता है। हम बात करेंगे ये क्या होते हैं। चलिए, तो हमने
रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लिया। यहाँ पे हमने जो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल बहुत शॉर्ट में मैंने लिखने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये बस इतना जो है बेसिक डिटेल हो गया। ये फिगर है, वैसे आप बनाएंगे और ये भी बनाएंगे, ये दोनों फिगर ये बना देंगे और थोड़ा सा लिख देंगे तो आपका पूरा जो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो है ठीक ठाक हो जाएगा। अब ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन की बात करते हैं। उन्होंने देखा क्या, क्या पाया और उससे निष्कर्ष क्या निकला, उन्होंने क्या बताया कि क्यों हो रहा है ये सारी चीजें। चलिए, तो देखा मार्सडेन और गीगर ने कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडेविएटेड थ्रू गोल्ड फॉइल। रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि बहुत सारे पार्ट थे, बहुत सारे पार्टिकल थे अल्फा पार्टिकल, वैसे बिना किसी जो है डेविएशन के वो सीधे निकल जा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब ये देखो बहुत सारा भाग इसका खाली। रदरफोर्ड ने ये बताया, एक कंक्लूजन हो गया। दूसरा, मैनी पार्टिकल्स डेविएटेड एट एंगल लेस देन 90 डिग्री। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल थे जो 90 डिग्री से कम के एंगल पे जो है वो स्कैटर्ड हो रहे थे। 90 डिग्री के कम से एंगल पे स्कैटर्ड हो रहे थे। और उसमें से बहुत सारे ऐसे पार्टिकल थे जो 90 डिग्री या उससे ज़्यादा के एंगल पे भी हो रहे थे। लेकिन बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल थे जो सीधे सीधे अपने 180 डिग्री या 180 डिग्री के आसपास एंगल पे आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे ये देखते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल थे कि 90 डिग्री से कम के एंगल पे, ये 90 डिग्री ये हो जाएगा, यहाँ से ये वाले 90 डिग्री से कम के एंगल पे हैं, ये लगभग 90 डिग्री पे है और ये 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पे है और ये 180 डिग्री पे है। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्टिकल जो है हर दिशा में स्कैटर्ड हो रहे थे। स्कैटर्ड मतलब बिखर रहे थे। तो ये चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की और इससे क्या कंक्लूजन निकाला, इससे कंक्लूजन निकाला कि ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। यहीं पे ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था और पहली बार न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने बताया कि जो एटम का लगभग ऑलमोस्ट ऑल द मास, टोटल मास होता है एक छोटे से भाग में, एक सेंट्रल पार्ट में एटम के वो जो है होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और सारा पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे होता है। थॉमसन ने क्या कहा था कि सब यहीं बिखरे होंगे, इलेक्ट्रॉन इनमें से ऐसे मिक्स होंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जो पॉजिटिव पार्ट है वो तो एक जगह है। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल अच्छा, अल्फा पार्टिकल के बारे में ऐसा कहा क्यों गया कि जो है ये है पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे है। देखिए, अल्फा पार्टिकल होता है 2He4 प्लस प्लस। ठीक है, 2He4++। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो उसका जो एटम बचता है, आयन बचता है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन निकलने पे, उसे ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ये केवल इसके सेंट्रल भाग से ही डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो एक चीज तो इन्होंने निकाली कि उसका संपूर्ण टोटल मास उसके सेंटर पे है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि चार्ज ऑन दिस न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। ऑफ कोर्स पॉजिटिव है क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या हो रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं, न्यूक्लियस से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, स्कैटरिंग हो रही है, दूर जा रहे हैं। ठीक है, उसके पास नहीं जा रहे हैं और जो पास जाते भी हैं तो एकदम 180 डिग्री पे ही वापस आ जाते हैं जो उसके नज़दीक जाते हैं। इसलिए ये पाया गया कि पहली बात तो सेंटर में, एटम के सेंटर में एक पार्ट है जैसे हम न्यूक्लियस कहेंगे, जहाँ पे उसका सारा मास जो है कंसंट्रेटेड है। और दूसरा, वो जो न्यूक्लियस है उस पर चार्ज कितना है, वो पॉजिटिव चार्ज है और कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, वो होगा उसके एटॉमिक नंबर से और इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर एटॉमिक नंबर Z है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E है तो उस पर कितना चार्ज होगा न्यूक्लियस पे, प्लस ZE। ठीक है, और लास्ट में बताया कि ये जो अल्फा, ये क्वेश्चन पूछा गया है
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एटम के बीच अल्फा पार्टिकल और एटम के बीच में कौन सा, या न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है। तो यहाँ पे कूलाम्बिक फोर्स काम करता है, कूलाम्स लॉ काम करता है यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम कह सकते हैं हम इसको। तो अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट गोल्ड, इनके बीच ये आप देख सकते हैं फोर्स क्या, कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो जहां आर स्क्वायर क्या है, जितनी दूर अल्फा पार्टिकल गया है और न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस है, और ये चार्ज ऑन अल्फा न्यूक्लियस पे जड़ी हो गया, और ये चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, इसलिए जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो आर डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, and this verifies that Coulomb's law is valid for atomic distance। तो एटम से अगर आपसे जनरली कोई पूछ ले कि बताओ एटम में कौन सा फोर्स काम करता है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि एटम के अंदर कूलम्ब फोर्स काम करता है। ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, या इलेक्ट्रोमैग्नेट, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स भी आ जाएंगे, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं। चलिए, अब ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। ये अलग से जो है अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री मतलब उसका पाथ कैसा होगा, इसमें कुछ एक बातें हम जान लेते हैं। सबसे पहले स्कैटरिंग एंगल क्या होता है। स्कैटरिंग एंगल द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल एंड स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल थीटा। ये हमने फिगर में देखा था। ठीक है, इसके बाद एक और पूछता है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी वेक्टर एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। मतलब कि न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब कि जो है मान लो ये न्यूक्लियस है, और इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ पार्टिकल यहां से जा रहे हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, और कुछ पार्टिकल यहाँ एकदम सेंटर से जा रहा है। तो इस सेंटर से और जो उससे थोड़ी दूर जा रहा है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। और इम्पैक्ट पैरामीटर और जो है स्कैटरिंग एंगल के बीच ये संबंध होता है, इसको आप जो है ये लर्न करिएगा, B प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये रिलेशन पूछा जाता है, इसको बस ऐसे ही लर्न करना है, इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एंगल थीटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एंगल थीटा वो क्या होते हैं, n, यानी n थीटा भी कह सकते हैं, और ये प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ थीटा बाई 2, या n प्रोपोर्शनल टू cos⁴ थीटा बाई 2। ठीक है, ये रिलेशन आप याद रखिएगा, या इसको हम n = k/sin⁴ थीटा बाई 2, जहां पे k एक कांस्टेंट होता है। क्लियर है ये बात, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इसे मस्ट है, आप लर्न करिए। ये ग्राफ दे सकते हैं आप इस तरह से, n और थीटा के बीच में, जब ये n और थीटा के बीच में प्लॉट कुछ इस तरह का आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने फिर से यहाँ पे बना दिया है कि एक न्यूक्लियस है, ये एक पूरा एटम है। अब एटम से मान लो कोई इसकी सीध में कोई अल्फा पार्टिकल जाता है, कोई अल्फा पार्टिकल इसकी सीध में जाता है तो वापस वैसे आ जाएगा। लेकिन अगर कोई दूर से आता है तो किसी दूसरे एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ यहाँ चले जाएंगे, कुछ यहाँ चले जाएंगे, कुछ यहाँ चले जाएगा। तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसे ही हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल पर्पज से कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन n थीटा एंड z के बीच में, मान लो कि दो अलग अलग सब्सटेंस है, गोल्ड फॉइल की जगह कोई और जो है बाद में और सारे जो है सब्सटेंस यूज किए गए, सिल्वर या अदर मेटल के भी यूज किए गए। तो ये पाया गया कि जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स एट एन एंगल थीटा, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स एट एन एंगल थीटा, वो क्या है कि वो Z1 और Z2 यानी Z पे डिपेंड करते हैं। और कैसे डिपेंड करते हैं, n1/n2 = Z1/Z2। ठीक है, तो ये बेसिकली n प्रोपोर्शनल टू Z² पे डिपेंड करता है। ये रिलेशन भी जो है पूछा गया है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक और जो है बात, एक और पैरामीटर है, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेड अप्रोच। तो कितना क्लोज जा सकता है कोई अल्फा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस से। याद रखना कि न्यूक्लियस से कभी भी ये टकराएगा नहीं, टच नहीं करेगा, केवल उसके पास में जा सकता है। तो कितना पास जा सकता है वही उसकी क्या कहलाती है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेड अप्रोच। तो देख लेते हैं क्या होती है। ये पूछा भी जाता है कि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस वेयर होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड अल्फा पार्टिकल कैन नॉट गो फर्दर क्लोज टू न्यूक्लियस। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि मान लो कि ये आपका, एक मिनट, मान लो कि ये आपका पॉजिटिव न्यूक्लियस है और ये आपका अल्फा पार्टिकल जा रहा है। तो ये जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद ये इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी अल्फा पार्टिकल की जितनी एनर्जी थी इस पॉइंट पे जाने के बाद वो सब खत्म हो गई। और एनर्जी खत्म हो गई, खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि कहीं चली गई, लेकिन इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे जैसे इसके पास में आएगा ये इसको जो है इधर ढकेलेगा, धक्का देगा, ठीक है, इधर पुश करेगा। तो यहाँ पे ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। और जब यहाँ इस पॉइंट पे सब जो पूरी की पूरी एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब अल्फा पार्टिकल इधर नहीं जाएगा, अब इधर न जाके ये वापस इधर वापस आना शुरू कर देता है। ठीक है। तो वो एनर्जी क्या कहलाती है, जो है वो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होती है। और वो डिस्टेंस जहाँ से ये वापस आना शुरू कर देता है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेड अप्रोच, कितने नज़दीक तक गया। और इसके लिए फिर अगेन, अब मान लीजिए कि यहाँ तक ये आया, अल्फा पार्टिकल यहाँ तक आया और इनके बीच आर नॉट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे इसके पास जो है भाई, इसके पास 2e का चार्ज है, इसके पास ZE का चार्ज है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है। तो इनको आप जो है इनके बीच क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E ZE अपान R नॉट, ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। ठीक है। ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E ZE Q1 Q2 अपान R, ये आपने पढ़ा होगा फार्मूला। तो ये इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के इक्वल टू हाफ mv², जहाँ m अल्फा क्या है, मास ऑफ दी अल्फा पार्टिकल है। और अगर आप इनका यूज करते हैं तो यहाँ पे k की जगह हाफ m अल्फा v² आप रख दीजिए। ये चीज़ें जब रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे ये R नॉट की वैल्यू सिंपल मिल जाती है। ठीक है। आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, इसका डेरिवेशन हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं, R नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² अपान 1/2 m अल्फा v²। डायरेक्ट इसको रख देते हैं और यहाँ से ये जो है फिर ये डेरिवेशन ये आ जाता है। अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी थी उसको हम कैसे मेजर करते हैं, वोल्ट में। तो मान लेते हैं k इक्वल टू QV, और Q क्या है, 2E है। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है पॉजिटिव में। तो ये k इक्वल टू 2E भी हो गया। तो यहाँ पे R नॉट की ये वैल्यू आ जाती है। और इसमें देखो सारे के सारे कांस्टेंट हैं, यहाँ से 2E कट जाएगा, यहाँ बचेगा जो है R नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन और जो है 2E Z/V। तो ये चीज़ें होने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे हाफ mv², हाँ ठीक है। तो R नॉट इक्वल टू इतना आता है ये, ठीक है। R नॉट इक्वल टू ये 14.4 Z/V। ये फार्मूला पूछ लिया जाता है कभी, ये मतलब डिराइव करने के लिए एक बार पूछा गया है कि ये आएगा कैसे। ठीक है। और इसके बाद द क्लोजेड डिस्टेंस फॉर अल्फा पार्टिकल इज, द क्लोजेड डिस्टेंस फॉर अल्फा पार्टिकल इज एस्टिमेटेड 10⁻⁻15 या 1 फर्मी के बराबर जो है ये बताई गई। क्लियर। चलिए, तो अब जो है हम लोग यहाँ तक रदरफोर्ड मॉडल को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड के
जो है मॉडल के बारे में, एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो भी कंक्लूजन्स मिले, ठीक है, उसी को समराइज कर दिया और उसी को रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कहा गया। तो चलिए देखते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या क्या बातें अपने मॉडल में कही। चलिए, तो सबसे पहले बात उन्होंने कही कि एटम इज एन स्फेयर हुज रेडियस इज ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। ये पूछ लिया जाता है कि एटम की रेडियस का ऑर्डर क्या होता है या एटम का ऑर्डर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 10⁻⁻10 मीटर या एंगस्ट्रॉम। 10⁻⁻10 क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ इट्स सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या क्या उन्होंने कहा कि संपूर्ण पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज और लगभग सभी संपूर्ण मास, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल ऑलमोस्ट टोटल मास, ठीक है। अब इसमें ऑलमोस्ट क्यों कहा? क्योंकि न्यूक्लियस का मास तो रहेगा लेकिन एटम में इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो न्यूक्लियस में नहीं होता, इसलिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है न्यूक्लियस से कि हम उसे इग्नोर भी कर देते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल द मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड, ये कहाँ पे होता है? ये होता है उसके सेंटर पे, ठीक है। एक मिनट, चलिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर की होती है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। कितना? 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर के आसपास। हम इसे कहते हैं फर्मी या फेम्टोमीटर की रेंज में होती है, ठीक है। तो आप 10⁻⁻15 याद रखिएगा और 10⁻⁻10 याद रखिएगा, ये रेंज होती है। न्यूक्लियस की साइज क्या है? वो भी एक छोटा सा स्फेयर है, लेकिन उसकी साइज क्या है? रेडियस है 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर। और एटम भी क्या है? उसकी साइज क्या है? 10⁻⁻10 मीटर। फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस इन अ होलो स्फेयर ऑफ रेडियस 10⁻⁻10 मीटर। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर हैं और एक खाली खोखले गोले में, और जिसकी रेडियस है उस खोखले गोले की 10⁻⁻10 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन खोखले गोले में रहते हैं, ये बताया, न्यूक्लियस में नहीं रहते। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि नेट नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नेट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं या जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका नेट चार्ज जो होगा वो किसके बराबर होगा? नेट चार्ज ऑफ द नेट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसीलिए एटम को न्यूट्रल कहा जाता है, एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये बात आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एटम पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने जो बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेबल, इंस्टीड दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट। यहाँ पे क्या कहा उन्होंने? सर्कुलर ऑर्बिट्स लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। लगभग जैसे प्लैनेट होते हैं सन के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट में, उसी तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल या सोलर मॉडल भी कहते हैं, याद रखना। जैसे थॉमसन के मॉडल को
प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, कि एक मॉडल ये कहा जाता था। इसी तरह इसको भी प्लैनेटरी मॉडल, ग्रहीय मॉडल अथवा सोलर मॉडल या सौर मॉडल कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट उन्होंने कहा, टू रिवॉल्व द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑन सर्कुलर ऑर्बिट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं क्लासिकल थ्योरी से कि जब भी कोई पार्टिकल किसी सेंटर के चारों तरफ घूमेगा तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। और जैसे अर्थ क्या है, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है तो इसको अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। उसी तरह से यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा वो फोर्स कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, यानी कूलाम्ब फोर्स से। किनके बीच जो है कूलाम्ब फोर्स रहेगा, ये पॉजिटिव जेडी चार्जेस यानी न्यूक्लियस के चार्ज से और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बीच जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। वही क्या जो है उपलब्ध कराएगा घूमने के लिए, सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमने के लिए क्या उपलब्ध कराएगा, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बातें रदरफोर्ड ने बताई। और यहाँ पे अब इन्होंने मॉडल तो दे दिया, तो पर जरूरी तो नहीं है कि जो आपने जितनी बातें बताई वो सब एकदम सही है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, वो भी शुरुआत की बात थी तो बिल्कुल उनमें कुछ समस्याएं भी थी और कुछ अच्छाइयां भी थी। मतलब कहने का मतलब कुछ कमियां भी थी और अच्छाइयां भी थी। अच्छाइयां ये थी कि इसके पहले कभी ने इस तरह का सोचा ही नहीं, और कमियां ये थी कि उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो बिल्कुल तालमेल में नहीं आ रही थी और थ्योरी से। तो देख लेते हैं सक्सेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सक्सेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ये क्या है कि दिस मॉडल एक्सप्लेन्स मैनी प्रॉपर्टीज लाइक, एटम की मैनी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, लाइक न्यूट्रलिटी, ठीक है, इन्होंने कहा न्यूट्रल है एटम, थर्मियोनिक इमिशन, हम जानते हैं थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है, एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑलरेडी वी हैव डन। ठीक है, इन सबको तो ये एक्सप्लेन कर देता है थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक। Also this model also explain the observation obtained in alpha particle जो है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसी के आधार पे ही तो ये मॉडल बना था, तो उसमें जितनी भी चीजें हो रही थी उन सबको तो एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, अब आते हैं इसके साथ समस्या क्या थी, कमियां क्या थी। शॉर्ट कमिंग्स कहते हैं इनको, कमियां कहते हैं, डिफिकल्टीज कहते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या समस्याएं थी, क्या चुनौतियां थी जो ये नहीं बता पाया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है बात आती है वो आती है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये बहुत ही बड़ी जो है समस्या थी रदरफोर्ड के मॉडल में, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि देखिए पहले क्या होता है। इन्होंने कहा कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ घूमेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा अगर, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। और जहाँ पे बल है यानी जहाँ फोर्स है वहां पे एक्सेलरेशन आएगा, जहां फोर्स वहां एक्सेलरेशन, ये फैक्ट है। ठीक है, जहां फोर्स वहां एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन आएगा तो एक्सेलरेशन से जो है एनर्जी इमिट करेगा। भाई एक्सेलरेटेड चार्ज ही एनर्जी इमिट करता है, एनर्जी इमिशन होगा। ठीक है, ये बात आई यहाँ पे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते हुए, इसका मतलब एक चक्कर इसने लगाया, अब इसकी एनर्जी कम हो गई, तो अगली बार उस चक्कर पे नहीं जा पाएगा ये, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो गई है ना। तो अब ये इस ऑर्बिट पे आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से एक चक्कर पूरा करने के बाद यहाँ पहुंचा, लेकिन अब ये फिर से उस ऑर्बिट पे नहीं जा पाएगा। तो ये जो है क्या करेगा, इधर उसकी ऑर्बिट और छोटी हो जाएगी, फिर और छोटी होती जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन आएगा न्यूक्लियस के पास में, और अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। और क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को मिलकर विनाश कर देंगे, खत्म कर देंगे। और अगर ऐसा होता तो यहाँ पर हम ये बात करने के लिए होते ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन का, रदरफोर्ड का ये मॉडल सही था तो इलेक्ट्रॉन को ऐसा करना चाहिए था,
और ऐसा होता तो कोई एटम ही नहीं बनता, जब एटम ही नहीं बनता तो मॉलिक्यूल नहीं बनते, मॉलिक्यूल नहीं बनते तो हम ही कहाँ से बनते, है ना। तो ये मॉडल, ये ग्रेव जो है इसमें समस्या थी, ग्रेव डिफिकल्टी थी इस मॉडल के साथ। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर ऑर्बिट एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कॉजिंग देम टू रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। क्लासिकल थ्योरी कहती है कि कोई भी जो है चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी एमिट करेगा। दिस एनर्जी लॉस वुड मेक इलेक्ट्रॉन्स स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस कोलैप्सिंग द एटम्स इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द ऑब्जर्व्ड स्टेबिलिटी ऑफ द मैटर। तो ये स्पाइरल ऐसे बनाएगा, ठीक है, और स्पाइरल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन फाइनली न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। तो ये समस्या थी और ये ऐसा संभव नहीं था। दूसरी बात इन्होंने बताई एक्सप्लेनेशन ऑफ, जो इसमें कमी आ रही थी वो थी एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। तो उस समय हाइड्रोजन एटम जो है वो सबसे सिंपल एटम माना जाता था, और हाइड्रोजन एटम में जो है देखा गया कि इस मॉडल के आधार पे ऐसा माना गया कि मान लो हाइड्रोजन एटम को हम जो है हीट करते हैं और उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब उसकी लाइट को हम जो है जूम करके देखते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप से। तो उसमें पाया गया कि उसमें एक ऐसे लाइन होनी चाहिए, मतलब ऐसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ये पूरा जो है यहाँ पे रहेगा, फिर इसके बाद एक और ले लिया, ठीक है, इस तरह से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, ये जो है फिर ऐसे पूरा का पूरा मान लो लाइन दिखी जाए तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था इस तरह से। ये मतलब मिक्स होना चाहिए था पूरा, यहाँ पे फिर यहाँ पे लाल शुरू हो गया, यहाँ पे ये हरा शुरू हो गया, इस तरह की चीजें होनी चाहिए थी रदरफोर्ड मॉडल के आधार पे। लेकिन पाया क्या गया कि हाइड्रोजन एटम का जब स्पेक्ट्रम लिया गया, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी ऐसे लाइंस मिलती थी, ऐसे लाइन मिलती थी, यहाँ पे लाइन मिल गई, फिर यहाँ पे कोई लाइन मिली, यहाँ पे दो लाइन मिली, फिर इसके बाद कुछ दूर पे यहाँ पे लाइंस मिल रही हैं, ठीक है, ऐसे दो तीन मिल रही हैं, इस तरह से बीच बीच में खाली खाली ब्लैक ब्लैक दिखता था, इसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड का मॉडल ये नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन एटम में ये लाइन क्यों आ रही हैं, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ये भी नहीं कर पाया ये। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट था, ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम should be continuous, but observation shows that the atom produce discrete line spectra like Balmer's ridge in hydrogen atom. It lacked quantized energy level, unable to justify the specific wavelength of observed or emitted light। मतलब ये लाइन ही क्यों आ रही है, आना तो ऐसे जो है पूरा का पूरा कलरफुल आना चाहिए था लगातार, जैसे सूरत के सातों रंग होते हैं ना, ऐसे मिक्सअप करके उस तरह से आना चाहिए, लेकिन इसमें बीच बीच में एक एक रंग मिल रहे थे, ठीक है, लाइन मिल रही थी। अब रंग का मतलब ये नहीं है कि उसमें रंग मिलेंगे, लेकिन हाँ लाइन मिलेंगे, स्पेक्ट्रम होता है अलग अलग वेवलेंथ में। तीसरी बात, रदरफोर्ड मॉडल इग्नोर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स एंड केमिकल बॉन्डिंग। इन्होंने बताया कि अगर जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके बीच रिपल्सन फोर्स भी तो लगेगा, तो उनका क्या होगा, ये बात भी रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर। तो आई होप कि आपको अब तक रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में ठीक ठाक नॉलेज हो गई होगी और आप इसको जो है अपने एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल ना के बराबर आते हैं, इस पार्ट से आते भी हैं, तो हमने फॉर्मूला आपको बता दिया है कि n1 अपान n2 इक्वल टू z1 अपान z2 का होल स्क्वायर, इस पे एक आध बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर विराम लेते हैं इस लेक्चर में, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, और प्लीज़ अगर आपको और लेक्चर चाहिए 11 नंबर लेक्चर चैप्टर 11 का लेक्चर जो है इसकी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है चैनल की, आप वहां से देख सकते हैं, उसको 3 पार्ट में किया गया है, और यहाँ पे हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।